नमस्कार। आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जो हमारे स्टोन एज का एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है कि यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो स्टोन एज नहीं समझ पाइएगा। और वह है स्टोन एज के टूल्स। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसे हम स्टोन एज क्यों कहते हैं। असल बात है कि इतिहास में नामकरण के पीछे कभी कभी हमें उससे रिलेटेड सोर्सेस को बेस करना पड़ता है। जिस सोर्स के आधार पर हम किसी भी एज को जानते हैं, उसी सोर्स के आधार पर उस एज का हम नाम रख देते हैं। तो पाषाण काल जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये वो लोग थे जिनके बारे में हम उनके द्वारा बनाए गए स्टोन के टूल्स के माध्यम से जानते हैं। मतलब आप ये मत समझिएगा कि स्टोन एज का मतलब है कि उस समय के लोग पत्थर के होते थे या कि उनका दिल पत्थर का होता था। एक साहित्यकार ने लिखा है कि हजारों साल में मानव की सभ्यता का बस इतना ही हासिल था कि पहले टूल्स पत्थर के होते थे, अब दिल पत्थर के होते हैं। तो वो समस्या आज की ज्यादा है। स्टोन एज मतलब एक ऐसा एज जिनके लोगों के बारे में हमारी जानकारी का जो सबसे प्रधान स्रोत है वह है उनके बनाए हुए पत्थर के उपकरण। इसी तरीके से देखेंगे कि बाद का जब चरण आता है जिसके तहत कि मनुष्य पहली दफा धातु का आविष्कार कर लिया, कॉपर का, तो कॉपर और स्टोन इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स खूब बनते हैं और इसलिए उस एज को हम चैल्कोलिथिक एज कहते हैं, ताम्रपाषाण काल। अगले चरण में जब इंसान ने कॉपर में टिन मिला के ब्रॉन्ज बनाया तो उस एज को हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। उसके बाद फिर अगले चरण में जाएंगे तो देखेंगे कि लगभग 1000 बीसी के आसपास लोगों ने लोहे का उपयोग आरंभ कर दिया। शुरुआती दौर में लोहे का इस्तेमाल बहुत ही सीमित है, जो लेटर वैदिक एज का पीरियड है। और फिर 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड लोहे का इस्तेमाल बढ़ता चला गया। तो इसको हम आयरन एज फेज 1 एंड आयरन एज फेज 2 कहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी मैंने आपको यह समझाया कि सोर्सेस के आधार पर हिस्ट्री के एजेस का नामकरण होता है। अब इसी के बाद हम चलते हैं स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि इसका पीरियड क्या है। तो सामान्य तौर पर मानव के विकास की यात्रा जब शुरू हुई, ये मानव के विकास की यात्रा को लेकर एक वीडियो मैंने पीछे बना कर दिया है, तो आप उसमें जाके देखेंगे कि मनुष्य के शरीर की संरचना कैसे बढ़ी है, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ है। अभी आप ये समझिए कि स्टोन एज की शुरुआत हो रही है लगभग 6 मिलियन साल पहले, और 6 मिलियन साल पहले से लेकर लगभग 1000 बीसी तक हमें नवपाषाणिक जीवन मिलता है। यानी कि 6 मिलियन साल पहले पाषाण काल शुरू हुआ, उस पीरियड को हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, हिंदी में पुरा पाषाण काल। लगभग 12000 साल पहले पुरा पाषाण काल का अंत होता है और उसके बाद एक ट्रांजिशन शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। और लगभग 6-7 हजार बीसी तक आते आते एक नए युग की शुरुआत होती है जिसे हम बोलते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक। जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये कि पैलियोलिथिक पीरियड के दौर में जो इंसान था वो मूल रूप से अपनी आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए या तो हंटिंग पर बेस्ड था या तो गैदरिंग पे, फूड गैदरिंग के ऊपर। और वो अभी खाना बदोश जीवन जीता था, नोमैडिक लाइफ जीता था। जब हम नियोलिथिक फेज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान अब एग्रेरियन हो गया और वो डोमेस्टिकेशन करने लगा, पशुपालन करने लगा, घर बना के रहने लगा और स्थायी जीवन जीने लगा। इसी दौरान जब वो एग्रीकल्चर कर रहा था तो अपने उपजाए हुए अनाज को स्टोर करने के लिए उसने मृदभांड बनाना शुरू कर दिया, मिट्टी का बर्तन, सेरेमिक, पॉटरीज। और बीच का जो मेसोलिथिक पीरियड है वो बेसिकली ट्रांजिशन का पीरियड है, जो प्रीडोमिनेंटली अभी पैलियोलिथिक पैटर्न का ही लाइफ जीता है,
लेकिन इट हैज स्टार्टेड शोइंग द साइन टू मूव टुवर्ड्स नियोलिथिक। नवपाषाण की ओर मुड़ने के आरंभिक लक्षण दिखने लगते हैं। यानी इक्का दुक्का एग्रीकल्चर, इक्का दुक्का डोमेस्टिकेशन, इक्का दुक्का स्टेबल लाइफ, इक्का दुक्का पॉटरीज आपको मेसोलिथिक पीरियड में ही मिलने लगता है। लेकिन अब भी हम उसे बस इक्का दुक्का के रूप में देखते हैं, जो डोमिनेंट फीचर बन जाता है जाके नियोलिथिक पीरियड में। अब देखोगे कि इस दौर में जब मानव विकास की यात्रा से गुजर रहा था, तो उसकी इस यात्रा को सबसे ज्यादा जिस एक फैक्टर ने सपोर्ट किया है वह है टेक्नोलॉजी। और उस युग के टेक्नोलॉजी की आप यदि समझ विकसित करना चाहें तो उसका सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है उनके टूल्स। तो टूल्स की एक यात्रा आप समझिए। सबसे पहला जो सफर आपको समझना है, जिस दौर में आपको कई तरह के टूल्स मिलते हैं, इन टूल्स के बारे में आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वह है पेलियोलिथिक पीरियड के टूल्स। इंसान के सामने जो सबसे पहला टूल आता है उसे पैबुला कहते हैं। पैबुला हिंदी में बटिकाश में बोलते हैं उसे। तो पैबुला जो टूल होता है वो टूल बेसिकली मानव ने नहीं बनाया है। प्रकृति की मार या कहिए कि नदियों की धार, इनसे पत्थरों के ऊपर जो घर्षण पैदा हुआ, उस घर्षण से कुछ उपकरण बन गए। लेकिन मानव ने जो उपकरण सबसे पहली दफा बनाया वो क्या है? मानव ने सबसे पहली दफा चॉपर बनाया। चॉपर माने एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल काटने के लिए होता। सामान्य तौर पर जो परतदार चट्टानें होती थी, उन परतदार चट्टानों के ऊपर जब आप किसी एक पॉइंट के ऊपर दूसरे पत्थर से प्रहार करते हैं तो उसका सल्क माने छिलका यानी कि फ्लैक उतर जाता है और इसी तरीके से एक धारदार उपकरण बन जाता है जिससे कि आप कटाई का काम कर सकते हैं। शुरुआती दौर के जो आपको इस तरीके के चॉपर्स मिलते हैं, उन चॉपर्स को बोल्डवॉन कहा जाता है। बोल्डवॉन कहा जाता है क्योंकि इस तरीके के उपकरण आपको उसी जगह से मिले हैं। मतलब वो समझिए कि ईस्टर्न अफ्रीका के तंजानिया के इलाके में पहली दफा ऐसा उपकरण मिला। तो जिस स्थल पे उपकरण की प्राप्ति पहली बार हुई है, उसी स्थल के नाम पर उपकरण का नामकरण कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सच में उसका यही नाम था, बस ये आर्कियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ स्टडी है कि जिसके तहत इसका नाम ऐसा कर दिया गया। उस पत्थर के उपकरण को यदि आप देखो तो आपको उसमें कुछ सर्टेन फीचर्स नजर आएंगे। जैसा कि मैंने आधा बता दिया है कि पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया, उसके एक पॉइंट पे दूसरे पत्थर से प्रहार किया, फ्लैक उतर गया, उसमें कुछ घर्षण कर दिया गया और थोड़ा और नियमित किस्म का घर्षण है। बस इतनी ही सामान्य बातें हैं उस चॉपर के बारे में। चॉपर से इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसने इसी से मिलता जुलता एक दूसरा उपकरण बनाया, उसको कहते हैं चॉपिंग। चॉपर और चॉपिंग मोटे तौर पर एक जैसा उपकरण है, एक पैटर्न से बनाया गया उपकरण है, एक जैसी उपयोगिता के लिए बनाया गया उपकरण है। अंतर सिर्फ इतना है कि चॉपर पत्थर से बनाया हुआ वो उपकरण है जिसमें एक तरफा धार था, सिंगल साइड एज, और चॉपिंग में दो तरफा धार है, बोथ साइड एज। तो समझ लीजिए कि चॉपिंग जो है वह नेक्स्ट स्टेज है चॉपर का। यह दौर कौन सा है? मानव जब अपने विकास के आरंभिक दौर में था, जब वह लोअर पेलियोलिथिक फेज में था। लोअर पेलियोलिथिक फेज में मनुष्य के दिमाग की क्षमता कितनी रही होगी? तो मनुष्य के दिमाग की क्षमता उस दौर में आप देखोगे कि 400 सीसी से लेके 650 सीसी के बीच में, 400 सीसी से 650 सीसी के बीच में मनुष्य के दिमाग की क्षमता है, और उस दौर में वो इसी तरीके के उपकरण बना रहा है।
लेकिन उसके अगले चरण में चल के देखिए, जब मनुष्य पहुंचता है मिडिल पेलियोलिथिक में, यानी मध्य पुरापाषाण काल में, तब उसके दिमाग की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। लगभग 1000 सीसी के आसपास उसका खोपड़ी का जो स्कल का जो विस्तार है वो हो चुका है। उसके स्कल की कैपेसिटी बढ़ते हुए लगभग 1000 सीसी तक पहुंच जाती है। और अब उसके दिमाग की क्षमता थोड़ी बढ़ गई तो उसके उपकरण की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। और इसके तहत जो नया उपकरण आता है उसका नाम है हैंड एक्स, हस्त कुठार। हस्त कुठार का उपयोग क्या होता था? तो सामान्य तौर पर बूचड़िंग के लिए। इसके अलावा और भी कई तरह के उपयोग हैं, कुछ गड्ढा उड्ढा खोदने के लिए, कुछ कभी प्रहार वगैरह करने के लिए, कभी शिकार करने के लिए। लेकिन आपको यह समझना है कि हस्त कुठार का जो हिस्टोरिकल नाम आपको मिलेगा, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह के द्वारा इस्तेमाल किया गया जो एक नाम मिलेगा, उसे एबेलियन और एशूलियन कहा जाता है। तो ठीक जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने सुना कि पहले दौर का जो उपकरण आपको चॉपर मिला, उसका भी एक पुरातात्विक नाम था, तो उसी तरीके से इसका भी पुरातात्विक नाम है। एबेलियन और एशूलियन इनफैक्ट फ्रांस के दो शहर हैं जहां से कि हमको शुरुआती दौर के हस्तकुठार मिले हैं। एबेलियन एक तरीके का रॉ हस्तकुठार है, आरंभिक दौर का है, और फिर अगले चरण में आकर हस्तकुठार थोड़ा फिनिश्ड फॉर्म में मिलने लगता है, उसे हम एशूलियन की श्रेणी का हस्तकुठार कहते हैं। अब यदि हिंदुस्तान में भी हस्तकुठार मिल रहा है तो हम हस्तकुठारों की क्वालिटी के आधार पर तय करेंगे कि वह एबेलियन कैटेगरी का है या कि एशूलियन कैटेगरी का है। यदि शुरुआती दौर का हस्तकुठार हमको मिलता है जिसका कि निर्माण अभी साधारण है, तो हम कह देते हैं ये एबेलियन कैटेगरी का है। और जब उसके बाद का हस्तकुठार मिलता है जो थोड़ा सा निर्माण में फिनिश्ड है, तो हम कहते हैं कि ये एशूलियन कैटेगरी का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको तीसरे चरण में जाकर एक नए किस्म का उपकरण सुनने को मिलता है, उसे बोलते हैं क्लीबर, हिंदी में विदरनी। क्लीबर का मतलब वो उपकरण जिससे आप काटते हैं। क्या काटते हैं? तो उस उपकरण के कैटेगरी को देखकर आपको पता चलेगा कि उसमें थोड़ा तेज धार है और उसका आकार थोड़ा छोटा है। इससे लगता है कि पशुओं के शरीर के मांस को काटते थे, शायद वो शिकार करने के बाद में पशु के मांस को काटने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला एक उपकरण है। हो सकता है कि सिर्फ मांस ही नहीं और भी कई सारी चीजें काटते होंगे। उसके काम का जो दायरा है, उस दायरे का अनुमान लगाना सामान्य बात नहीं है। समझ सिर्फ इतने भर की होनी चाहिए कि इसमें फिनिश्ड काम ज्यादा हो रहा है। शिकार करने के लिए विदरनी का यानी कि क्लेबर का उपयोग नहीं हो रहा है। शिकार के बाद उसका इस्तेमाल करना है खाने पीने के लिए, तो उसके मांस वगैरह को काटना है, तो इसके लिए क्लेबर का उपयोग हो रहा है। क्लेबर से मिलती जुलती सामग्रियां आज के डेट में आप किचन में देखते हैं पूरी टाइप से। इसके बाद का जो अगला फेज है, उसके तहत जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलता है, जो टूल मिलता है, उसको बोलते हैं स्क्रैपर। हिंदी में उसको खुरचनी बोलते हैं, खुरेचने का काम। खुरचनी या कि स्क्रैपर जैसे टूल का क्या उपयोग होता था? पशुओं के मांस को यदि छीलना है, उसे यदि उतारना है, चमड़ा वगैरह उतारना है, या यदि वनस्पतियों के ऊपर के छाल को छीलना है, उसके लिए स्क्रैपर का उपयोग होता है। आज भी आप स्क्रैपर वगैरह तो देखते ही हैं ना। आप लोग घर में भी यदि डेंटिंग पेंटिंग करते हैं तो पुराने रंग को यदि उतारना होता है तो स्क्रैप कर देते हैं, उसके बाद नया रंग चढ़ाते हैं। आज भी आप स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल आज तक जारी है। हम पाषाण काल में यह देखते हैं कि उसका आरंभिक इस्तेमाल यदि हुआ तो वह किस तरीके के उपकरण के रास्ते से हुआ। कुल मिलाकर देखो तो पैलियोलिथिक दौर में आपको इतने ही महत्वपूर्ण टूल्स मिलते हैं। यदि मैं एक दफा इसे दोबारा बोलूं तो नंबर 1 पैबुला, जो मानव निर्मित नहीं है। नंबर 2 चॉपर,
फिर चॉपिंग, उसके बाद हैंड एक्स, उसके अंतर्गत एबेलियन और एशोलियन, उसके बाद फिर क्लेवर और तब क्रैपर। इन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले जो पेलोलिथिक लोग थे, उनके जीवन के ऊपर यदि सामान्य दृष्टि डालो तो मैं पीछे ही बता चुका हूं, एक लाइन में दोबारा समझ लो कि दे पीपल वेर स्टिल नोमैडिक, दे वर अर्निंग देयर लाइवलीहुड थ्रू द हंटिंग एंड गैदरिंग। अब इसके बाद हम अगले चरण में जब जाते हैं तो देखते हैं कि पाषाण काल नए युग की ओर मुड़ता है, जिसे हम मेसोलिथिक बोलते हैं। मेसोलिथिक एज के दौर का जो रिप्रेजेंटेटिव स्टोन टूल है, ध्यान रखिएगा कि इस दौर के जितने भी टूल्स हैं वो स्टोन के ही होंगे, कम से कम धातु के बिल्कुल नहीं होंगे। जब धातु का उपयोग मानव करने लगता है तो उस एज को हम स्टोन एज कहते ही नहीं है। तो चाहे वो पेलोलिथिक हो, मेसोलिथिक हो, नियोलिथिक हो, इस दौर का जो सर्वोत्तम टूल मिलेगा वो पत्थर का ही बना हुआ मिलेगा। तो मेसोलिथिक एज का जो सर्वोत्तम टूल है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम पड़ता है माइक्रोलिथ, हिंदी में सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण शब्द से क्या आपको बोध मिलता है? तो प्रथम दृष्टया यह कि इस युग में पत्थर के उपकरण बन रहे हैं जो थोड़े छोटे हैं। पत्थर का उपकरण है, बड़ा होगा तो मुश्किल कैरी करना होता है, यूज करना भी मुश्किल होता है। छोटा होगा तो उसकी यूजेबिलिटी, उसकी प्रोफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अगली विशेषता क्या है? तो अब आपको टूल्स ज्यादा मिलते, टूल्स की वैरायटी भी ज्यादा मिलती, यानी कि क्वांटिटी ज्यादा, वैरायटी ज्यादा, क्वालिटी ज्यादा। आकार छोटा, धार तेज, नुकीलापन बहुत ज्यादा। इसी तरह के उपकरणों में दो उपकरण को आप विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। पहली दफा मानव इस काल तक आते आते भाला जैसा उपकरण बनाने लगा, और भाला से भी एकदम आगे बढ़कर देखिए तो तीर बनाने लगा, जो आगे चलकर युद्धास्त्र के रूप में सबसे ज्यादा ख्याति नाम युद्धास्त्र हो जाता है। अब मेसोलिथिक पीरियड के यदि भीमबेटका की गुफाओं में जाकर उसकी पेंटिंग को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिकार उनकी पेंटिंग का एक रेगुलर सब्जेक्ट था। मैं मेसोलिथिक पीरियड के पेंटिंग के ऊपर, पर्टिकुलरली भीमबेटका की पेंटिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तत्काल आप देखेंगे कि शिकार उनका एक रेगुलर फीचर है और शिकार के अंतर्गत वो भाला या तीर जैसा उपकरण इस्तेमाल करते नजर आएंगे। इसके बाद के जब नेक्स्ट फेज में चलते हैं तो देखते हैं नियोलिथिक फेज आता है, यानी वह फेज जिसके बारे में मैं पीछे बता चुका हूं कि मानव अब तलक नियमित खेती, पशुपालन, स्थायी निवास, मृदभांड का उपयोग आदि करने लगा है। कम से कम 50% से ज्यादा लोग अब इस तरह के काम में लगे हुए थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट इसी फेज को एज ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से संबोधित करते हैं। इस दौर के टूल्स के ऊपर ध्यान दें तो क्या है? बहुत सारे पुराने टूल्स अब भी कैरी ऑन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब हैंड एक्स खत्म हो जाएगा या कि क्लेवर खत्म हो जाएगा या कि स्क्रैपर खत्म हो जाएगा। वो तो आज भी जारी है, तो खत्म क्यों होगा भला? लेकिन अंतर क्या आएगा? तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, धार तेज हो जाएगा, नुकीलापन और ज्यादा बढ़ जाएगा, पत्थर के उपकरणों का पॉलिश बेहतर हो जाएगा। और एक खास बात आपको नजर आने को है कि इस दौर के जो उपकरण हैं, उन उपकरणों को पकड़ने के लिए लकड़ी का हत्था, उसकी पकड़ वगैरह का इस्तेमाल होने लगा। कि अब यदि पत्थर का उपकरण है तो पत्थर के उपकरण को यदि पकड़ना चाहोगे तो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू कैरी, एंड इफ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी देन सर्टेनली इट इज डिफिकल्ट टू यूज, इट कैन हार्म योर हैंड।
लेकिन यदि उसके साथ लकड़ी का हत्था जोड़ दिया जाए तो उसकी यूजेबिलिटी और यूजेबिलिटी के साथ साथ उसकी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ये इस काल की एक खास बात है। इसके साथ ही साथ देखोगे कि कुछ एक आपको नए किस्म के टूल्स मिलते हैं, जैसे कि छेनी, जैसे कि छेनी के साथ साथ जो लकड़ी के साथ एक खास तरह का उपकरण आपको मिलेगा जिसके आधार पर आप कभी दीवार वगैरह में छेद कर सकते हैं। तो छेनी के साथ हथौड़ा, हथौड़े और छेनी के साथ कील, ये सब कुछ नई विशेषताएं इस युग की हैं। एक और विशेषता इस काल के टूल की आपको नजर आएगी, वो ये कि पहली दफा मानव अब पत्थर के उपकरणों के समानांतर पशुओं के हड्डियों से उपकरण बनाने लगा। इसके प्रमाण आपको बुर्जहोम से मिल जाएंगे, कश्मीर में बिहार के चिरान से मिल जाएंगे। इसी तरह के विशेष फीचर्स आपको नवपाषाण काल के उपकरणों में मिलेंगे। मोटे तौर पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि मैंने अभी एक संक्षिप्त यात्रा के दौरान आपके सामने में स्टोन एज के तमाम टूल्स के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूं इसके कुछ एक फोटोज के रास्ते। आई विल टेक ओनली 2 more minutes and you will get a very quick revision. ये देखिए, ये आज का इस्तेमाल में लाया जाने वाला चॉपर, माने वो उपकरण जिसे कि हम काटते हैं, और ये उस युग का चॉपर। यानी कि ये यात्रा की शुरुआत है और ये यात्रा की उपलब्धि है। हम आज यहां हैं, हम यहां से चले थे। पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, उसके ऊपर दूसरे पत्थर से प्रहार किया, और चूंकि यह बर्फदार चट्टान है इसलिए कहीं ना कहीं इस जगह पर प्रहार किया गया होगा, और इस जगह पर प्रहार किया तो उसका छिलका उतर गया। छिलका उतरते ही यह एक टूल का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद थोड़ी रगड़ वगैरह लगा दी गई होगी तो धार हो गया। लेकिन देखिएगा कि ये इरेगुलर धार है और इरेगुलर छल का भी उतारा गया है। ये यात्रा की शुरुआत है। फिर देखो, अगले चरण में जाओ, हैंड एक्स, हस्त कुठार। ये आज का हस्त कुठार है और ये हस्त कुठार के निर्माण की शुरुआत है। जैसे आप कुल्हाड़ी कहते हैं, कुल्हाड़ी ये आज की अवस्था है और कुल्हाड़ी के निर्माण की पहली अवस्था ये है। और इसके अंतर्गत भी मैंने कहा था कि 2 स्टेजेस मिलेंगे। शुरुआती दौर का जो हस्त कुठार है उसको हम एबेलियन बोलते हैं और बाद वाले को हम एशूलियन बोलते हैं। फिर देखो, ये विदर्नी है, क्लेवर। या देखो, इसको किचन में इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह की चीजों को। और किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले क्लेवर जैसी सामग्रियों के निर्माण की शुरुआत यहां से हुई है। आप देख सकते हो कि यहां पर जब इस तरह की सामग्रियों का निर्माण हो रहा है तो इन सामग्रियों की धार ज्यादा तेज है। इसके बाद फिर ये देखिए स्क्रैपर। आप इस स्क्रैपर को देखिए जो आज आप यूज करते हैं, और स्क्रैपर के निर्माण की शुरुआत जब हुई थी स्टोन एज में, पैलियोलिथिक एज में, तो वो ऐसा हुआ करता था। ये देखिए यहां के धार इसी से स्क्रैप करते हैं, माने खुरेच देते हैं। ये देखिए खुरेच देने वाला स्क्रैपर है। ये आपका अतीत है, ये आपका वर्तमान है, बीच का जो काल है वही आपके इतिहास का पाठ्यक्रम है। अब आप देखो, ये मेसोलिथिक पीरियड के उपकरण है जिसे हम मैक्रोलिथ कहते हैं। इस दौर के पत्थर के उपकरण छोटे आकार के हैं, और आप देख सकते हो ये भाला और तीर जैसे उपकरण आपको नजर आ जाएंगे। फिर आप ये नियोलिथिक पीरियड में चलकर देखिए। नियोलिथिक पीरियड में चलकर देखेंगे तो आपको मैंने कहा था कि सबसे पहली खास बात यह है कि इनके पत्थर के उपकरणों के साथ साथ लकड़ी का हत्था जुड़ गया है। इसके साथ मैंने बताया था कि इन्होंने छोटे उपकरण बनाना शुरू कर दिया है। इनके उपकरण ज्यादा धारदार होते हैं, इनके उपकरणों की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। पिछले
उपकरणों से आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इनका नुकीलापन ज़्यादा होता है। इसके अलावा कई सारे उपकरण और भी है जिसका मैंने उल्लेख किया है, जो यहाँ मैंने नहीं दिया है। मोटे तौर पर आपकी यही यात्रा है जिस रास्ते आप अपने सबसे पुराने दौर से परिचित हो जाते हैं। अगले चरण में जब हम लोग चलेंगे तो और भी उपकरणों की पढ़ाई करेंगे, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैं अगले वीडियो में आपके सामने में भीमबेटका की पेंटिंग को डिस्कस करूंगा। यह भारतीय पेंटिंग के इतिहास की पहली शुरुआत है, और उसके बाद हिंदुस्तान पेंटिंग के मामले में एक से एक बढ़ के उपलब्धियां हासिल किया, जिसमें सर्वोत्तम उपलब्धि हम कह सकते हैं अजंता को। तो फिर भीमबेटका से अजंता की कड़ी को जोड़ने का काम आगे चलकर। आज बस इतना ही। नमस्कार।